बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम सर। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है मेरी आवाज़ इंशाल्लाह आप तक पहुंच रही है और मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है। जो लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर देम। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल्ला, मजर शफीक, शरियात, तो वेलकम जेंटलमैन। आज हमारा लास्ट ट्रेनिंग डे है फॉर दिस इंटरनल ऑडिटिंग और इम्पोर्टेंट डे है आज। हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूड करना है हमने इस ट्रेनिंग को एंड वी हैव टू मेक द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट एज वेल। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहें और टाइम को हमने मैनेज करना है। हमने टाइम को अननेसेसरी जो है ना उसको वेस्ट नहीं करना। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जब भी सेशन एंड हो दोबारा आप टाइमली ज्वाइन कर लें। Meanwhile, today we have training number 10 for ISO internal auditor training program, which we started on 20th May. Now we are concluding it. Let's move on to the agenda. तो आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली वो चूंकि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, कल हमने ऑडिट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से हैं उनको अंडरस्टैंड कर लिया था और उसके बाद आज हमने बेसिकली कंडक्ट ऑफ द ऑडिट और प्लानिंग ऑफ द ऑडिट और प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट, वो सारी डिटेल्स हमने कल डिस्कस कर ली थी। बेसिकली देखें, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और सीक्वेंस भी होना बहुत जरूरी है। नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर सकते और प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज का होना मस्ट है। तभी आप कोई काम कर सकेंगे जब आपको आइडिया होगा, पता होगा कि ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली है क्या और इसमें प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाता है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो कल हमने उस पर डिटेल से बात की थी। आज हम जो फाइनल इसका कंक्लूडिंग स्टेप होता है दैट इज द ऑडिट रिपोर्ट, जो आपकी पूरी एफर्ट का एक ये समझ लें एक क्रक्स होता है। सो हमारा जो आज का एजेंडा है, टुडे वी विल डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स को समझेंगे कि एक अच्छी प्रोफेशनल इफेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर कंटेंट्स कौन सी होती है, कौन सी नेसेसरी डिटेल है जो आपको मेंशन करनी होती है। देन फिर हम एक ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, उसको हम देखेंगे फॉर्मेट को, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स शामिल होती हैं और कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट उसके अंदर किस तरह शामिल किए जाते हैं। एंड फाइनली वी हैव इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूं कि IMSware दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड वो है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, उसके बाद इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, उसके बाद फूड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये IMS है, ये बेसिकली एक गुड प्रैक्टिस है। एक जो समझ लें कि एक मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक से ज्यादा मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करके एक छतरी तले, एक अम्ब्रेला तले हम दो या तीन मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, IMS को किस तरह किया जाता है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। फाइनली जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो उसमें जो है वो हम इंशाल्लाह आपने अगर कल की असाइनमेंट को रीड किया है तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपके होंगे तो मैं उनको एड्रेस कर लूंगा, या इससे इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हुआ तो लाजमी हम एंड पे थोड़ा टाइम रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे रह गया है, कोई आप नहीं कर पाए या कोई डाउट है या कोई जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है उससे रिलेटेड कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो लेट्स मूव। तो जिनमें जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं एक इफेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट के, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक मैसेज मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा बस। जी, कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स में जो बेसिक चीजें शामिल होती हैं,
हम चूंकि इंटरनल ऑडिट को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिकली जो ऑडिट का एक वो है, मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है बेसिकली जो सर्टिफिकेशन के लिए होता है, मैं उसका भी आपको एक मतलब स्कोप इसमें शामिल करके बता रहा हूँ। अब ये जो मैक्सिमम चीजें होती हैं किसी भी ऑडिट के अंदर, इंटरनल ऑडिट में आप ये चीजें स्किप कर सकते हैं, मसलन नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडी एंड इट्स एक्रीडिएशन नंबर। ठीक है, ये मतलब है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, जो आईएसओ की तरफ से आता है, जो एक्रीडिएटेड बॉडी की तरफ से आता है, ये डिटेल सारी उसमें मेंशन होती है उनकी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन चूंकि आप इंटरनल ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, तो आप ये वाली चीजें उसमें मिसिंग कर सकते हैं, उसमें आप शामिल ना करें। आप अपना नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, जिस ऑडिट का क्लाइंट जो आपका क्लाइंट है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो जाहिर है उसके क्लाइंट नेम शामिल करेंगे, या फिर आप अपनी कंपनी का, अगर अपनी कंपनी का ये आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम उसमें लिखेंगे। टाइप ऑफ द ऑडिट, ठीक है जी, टाइप ऑफ द ऑडिट फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी है, सर्वेलेंस सर्वेलेंस ऑडिट है, या मतलब है कि क्लाइंट की तरफ से कहा गया है यहाँ की सर्टिफिकेशन के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं, ये जनरल ऑडिट जो है, ये बेसिकली आपकी प्रिपरेशन हो रही है कि आपने आगे जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट करवाना है थर्ड पार्टी से, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप मेंशन करेंगे ऑडिट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड क्राइटेरिया। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने ऑडिट कितने टाइम में मुकम्मल करना है, आपने किन स्कोप में आप मेंशन करेंगे, किस डिपार्टमेंट का आपने ऑडिट करना है, किस मैनेजमेंट सिस्टम का आपने ऑडिट करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी का करना है, आपने इन्वायरमेंट का करना है, आपने फूड सेफ्टी का करना है, या क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको ऑडिट करना है। ठीक है, और क्राइटेरिया में आप जिस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट परफॉर्म करेंगे उसकी तमाम क्लॉजेज और सब क्लॉजेज जब आपका क्राइटेरिया होगी, जो प्रोफेशनल क्लासेज है क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स में आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ये शुरू में करने होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव जब आप प्लान करते हैं, शुरू में प्रिपरेशन करते हैं, उस वक्त ऑब्जेक्टिव भी आप सेट कर लेते हैं, स्कोप भी और क्राइटेरिया भी, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपने ये मेंशन करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद डेट, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेस। ठीक है, कौन सी डेट्स हैं जिनको आप ये ऑडिट कंडक्ट करेंगे, आपके कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनका आपने ऑडिट करना है, प्रोसेसेस कौन से आपने शामिल किए, ये बेसिकली स्कोप ही है। ठीक है, लेकिन ये कि एक अलग से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें चूंकि डेट भी शामिल है, इसलिए जरा स्कोप से अलग करके लिखा। लेकिन ये डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस जो है वो बेसिकली स्कोप का ही पार्ट है, स्कोप के अंदर ये चीजें शामिल होती है। डिटेल्स ऑफ द लीड ऑडिटर एंड ऑडिटिंग, यहाँ पे आप एज ए इंटरनल ऑडिटर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑल नॉन कन्फर्मिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें जितनी भी नॉन कन्फर्मिटीज आपने फाइंड आउट की होती है, बेसिकली आपकी फाइंडिंग्स होती है ना। कल हमने जो रिपोर्ट फॉर्मेट डिस्कस किया था, जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था, सीक्वेंस उसमें कहा था, एंड पे आप फाइंडिंग्स जो है उनको डिटरमिन करेंगे। फाइंडिंग क्या होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन, वो नॉन कन्फर्मिटीज माइनर है, मेजर है, किस टाइप की है, या कोई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है। मतलब आप देखते हैं कि कोई माइनर सी गलती है, लेकिन यार उसके अगेंस्ट अगर कोई और कंपनी कंट्रोल में ये कर लेती है तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर पोजीशन बन जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट का बड़ा रोल होता है, और ये ऑडिटर्स को लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी चाहिए। कंफर्मिटीज और नॉन कंफर्मिटीज, कंफर्मिटी वो होती है फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट। अगर जिस मैनेजमेंट सिस्टम का भी आप ऑडिट कर रहे हैं, उसकी क्लॉजेस और सब क्लॉजेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही है तो वो कंफर्मिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो नॉन कंफर्मिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर कोई मेजर मतलब एक रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो रही तो वो क्लियर मेजर नॉन कंफर्मिटी है। अगर कोई पार्शली पूरी हो रही है और पार्शली नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो माइनर है, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ऑडिट फाइंडिंग्स बेसिकली आप जब पहले कंफर्मिटीज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उन नॉन कंफर्मिटीज का। ठीक है ना,
वो आपकी बेसिकली ऑडिट फाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें आप कहते हैं कि अगर ये वाला मसला अगर आपने हल नहीं किया, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर अगर आपकी ट्रांसपोर्ट यूज होती है, उसके 15 या 20 ड्राइवर्स हैं, ठीक है, और वो ट्रेन नहीं है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रिस्क असेसमेंट में चीज हाईलाइट हुई, आपने भी जब ऑडिट किया तो आपको पता चला कि ड्राइवर ट्रेन नहीं है, तो आप अपनी फाइंडिंग में मतलब ये लिख सकते हैं कि ड्राइवर शुड हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, if the driver have the appropriate training, these types of accident could not have been happened at these sites, ठीक है जी। मतलब वो आप एक सजेशन के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन आप बाउंड नहीं कर सकते कंपनी को कि कंपनी उनके ऊपर एक्शन किस तरह का लेती है, वो उस कंपनी का अपना प्रोगेटिव होता है। ऑडिट कंक्लूजन यही होता है कि ओवरऑल ऑडिट की क्या कारकर्दगी है, पास है, फेल है, डेफर है, उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। मतलब उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं कि जी मैंने ये ऑडिट किया, इस डेट को ये मैंने सिस्टम मैंने चेक किए, इस तरह की मैंने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की, इसको समरी कहते हैं, एंड मतलब कंक्लूजन जिसको कहते हैं। और उसमें मैंने ये चीजें फाइंड की, शॉर्ट मतलब ब्रीफ लिखते हैं आप एंड पे कंक्लूजन में। तो ये चीजें फाइंड हुई और ओवरऑल इसकी कंपनी की कारकर्दगी बेहतर है। Mostly they are complying with the requirements. Generally, they are complying with the requirements, but there are few things which need to be addressed and controlled appropriately. ठीक है? और mention any disagreement regarding audit findings or conclusions raised by the auditee. अगर आपकी जो findings है, आपकी जो कंक्लूजन्स है, उससे आपकी जो आपने फाइंडिंग निकालनी है, मतलब जो आपने नॉन कन्फर्मिटीज बिग आउट की है, आप जब क्लाइंट से क्लोजिंग मीटिंग करते हैं तो उनसे डिस्कस करते हैं, उनको कन्वे करते हैं, तो अगर वो डिसएग्रीमेंट है उनका किसी मतलब आपने फर्ज करें, आपने जो रिपोर्ट मेंशन करनी है या आपने जो तहकीक की है, उसमें पता चल रहा है कि उनका जो क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी का जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है सही, लेकिन मतलब है कि आउटडेटेड है या ये वो, लेकिन वो कंपनी कहती है नहीं जी ये तो हमारा बिल्कुल अपडेटेड है, साइन हुए हुए हैं, डेट भी है, फलान ये वो। तो वो डिसएग्रीमेंट जो होता है वो कंपनी का हक होता है, वो कर सकते हैं आपसे डिसएग्रीमेंट आपकी फाइंडिंग्स के ऊपर। अब वहां पे मैच पड़ता है एविडेंस का, ठीक है ना। अगर तो आपके एविडेंस ऑथेंटिक हैं, अगर आपने एविडेंस प्रोफेशनली कलेक्ट किए हैं एज पर दी प्रोसीजर ऑफ द प्रोसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ले सकते हैं, कोई पिक्चर ले सकते हैं, या उस डॉक्यूमेंट का वो कॉपी उसकी आप अपने पास रख सकते हैं, तो आप उनकी मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए ये चीज मैंने चेक की, इसके अगेंस्ट ये वायलेशन थी, उसके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास एविडेंस के तौर पर मौजूद है, ये फलान की स्टेटमेंट है। तो फिर जब आपका डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर आप जिसका एविडेंस सॉलिड होता है वो ओवरकम कर लेता है, मतलब उसकी बात को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और जिसका एविडेंस वीक होता है वो उसको पीछे हटना पड़ता है, ठीक है जी। तो डिसएग्रीमेंट का भी एलिमेंट इसमें होता है। अब एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर डूज एंड डोंट कौन से होते हैं, मतलब कौन सी चीज आप मेंशन आपको करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है रिपोर्ट बनाते हुए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। while writing the report, make sure that audit findings and evidences are presented clearly। मतलब जो भी आपने फाइंडिंग्स फाइंड आउट की है, निकाली है, जो भी नॉन कंफर्मिटी, वो क्लियर वर्ड्स में लिखी होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब उस फैक्ट बेस्ड भी होनी चाहिए, हवा में बात नहीं की होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिवली मतलब ऑब्जेक्टिव मीन्स के उस स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड उस एक्टिविटी का जिक्र होना चाहिए। ये नहीं आप देख सकते कि जी आई फाइंड आउट दैट ऑल ड्राइवर्स आर नॉट ट्रेन्ड। भाई ऑल ड्राइवर्स क्या है, आप उसको मेंशन करेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन फ्ला 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 इसका इस सेक्शन का ये ड्राइवर जो है वो दैट इज नॉट ट्रेन्ड, ठीक है ना। मतलब आप ऑब्जेक्टिवली काम करेंगे बजाय इसके कि जनरल आप वहां पे थिंकिंग नहीं देंगे जिनके पूरी कंपनी के ड्राइवर जो है वही अनट्रेन्ड है, उनको कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रेन है कौन सा ट्रेन नहीं है, जब तक आप उसको ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट नहीं करेंगे। फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट बेसिस होनी चाहिए आपकी एविडेंसेस जो है या आपकी फाइंडिंग्स जो है। उस फैक्चुअल क्या होता है
कि जो भी आपने फाइंडिंग डिटरमिन की है उसका कोई ना कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऑडिटर के लिए इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी होनी चाहिए, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी होनी चाहिए उसको, यानी जिस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी चीज की, तो वो स्किल एक अच्छे ऑडिटर के अंदर डेवलप हो जाती है और होनी चाहिए बेसिकली। अब आप जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो उसमें कोई आप अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें ऐड नहीं करते। हमने पीछे पढ़ा ना कि ऑडिट रिपोर्ट जो है दैट शुड बी क्लियर, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें आप अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते, कि मतलब आपको कोई चीज जाती तौर पे अच्छी लग रही है तो आप उसको पास करते हैं, और जाती तौर पे कोई बुरी लग रही है तो आप उसको नो करते हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्ट के अंदर इस तरह के जो वर्ड होते हैं जैसे शुड, मस्ट, हैव टू, नीड्स टू, ये वाले अवॉइड करने चाहिए। क्यों अवॉइड करने चाहिए, इसकी एग्जांपल है आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर फर्ज करें कि एक जो पॉलिसी है किसी भी चीज की, सेफ्टी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी जो है वो मिसिंग है या उसके ऊपर साइन नहीं हुए हुए एमडी के, तो ये ना लिखें कि सेफ्टी, इसमें सिक्योरिटी की जगह पे सेफ्टी होना चाहिए था, ये थोड़ा स्पेल मिस्टेक हो गया। सेफ्टी पॉलिसी शुड बी साइंड बाय द एमडी, आप इस तरह का मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। यानी शुड बी का मतलब हो गया आपकी पर्सनल ओपिनियन आ गई, आप इस तरह उसको वर्ड में लिखेंगे द सिक्योरिटी या सेफ्टी पॉलिसी वाज नॉट साइंड बाय द एमडी, ठीक है ना। मतलब है कि आप अपनी राय नहीं देंगे वहां पे, आप फैक्चुअल जो चीज है उसको प्रेजेंट करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है मेरी, मतलब है कि एक जो प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है उसके अंदर आप अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें शामिल नहीं करते, फिर वो बाइसनेस हो जाती है। हमने कहा जो रिपोर्ट है इन तीन चीजों पे आप हमेशा फोकस रखें, कि जो रिपोर्ट होती है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स है आपकी फैक्चुअल होनी चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, मतलब आपकी पर्सनल ओपिनियन उसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल ओपिनियन तब शामिल होती है जब आप इस तरह के वर्ड यूज करते हैं कि शुड, दैट द कंपनी शुड हैव डू दिस, द कंपनी मस्ट हैव डू दिस, हैव टू, द कंपनी हैव टू डू, नीड्स टू डू। इस तरह के वर्ड जो है ना ये अवॉइड करने चाहिए रिपोर्ट के अंदर, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि अगर फर्ज करें ये जो सेफ्टी पॉलिसी है उस कंपनी की, उस पे एमडी के साइन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, ये एक नॉन कंप्लायंस है। मतलब अगर एमडी ने पॉलिसी के ऊपर साइन नहीं किए, डॉक्यूमेंट मौजूद है लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो आप उसका ये मतलब है कि ऑब्जर्वेशन में एक मतलब है कि उसकी फैक्चुअल स्टेटमेंट लिखेंगे, आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखेंगे कि इट शुड बी साइंड बाय द एमडी, बल्कि इतना लिखेंगे कि द सिक्योरिटी पॉलिसी वाज, सेफ्टी पॉलिसी वाज नॉट साइंड बाय द एमडी। ये सेफ्टी पॉलिसी जो है वो एमडी ने साइन नहीं की, ये है फैक्चुअल सिचुएशन, ना कि इट शुड बी साइंड बाय द, वो तो मतलब फिर आपकी राय होगी ना पर्सनल, तो ये अवॉइड करना है आपने रिपोर्ट में। उसके बाद यू कैन नॉट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज फॉर, यू कैन इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट बट इट शुड नॉट बी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। जब आप कोई सजेशन देते हैं कंपनी को या अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, ये रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट सिस्टम की कि आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसको आप उस कंपनी को मतलब है कि बता सकते हैं वो, लेकिन आप उसको किस तरह लिखेंगे, मसलन फर्ज करें कि जो है वो फुल टाइम शुड बी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल टाइम स्टाफ शुड बी इंक्लूडेड इन दी कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब कंपनी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आपने उनको एक अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेटमेंट लिखनी है। तो उसमें आप ये वाली स्टेटमेंट किस तरह में लिखेंगे कि फुल टाइम स्टाफ शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, बल्कि जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो इस तरह होगी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग प्रोसेस विद कॉन्ट्रैक्टर्स या एम्प्लॉयज, ठीक है ना। मतलब है कि मतलब अगर आप एम्प्लॉयज को उसमें शामिल करवाना चाहते हैं तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखेंगे कि आप
वो अपनी जो सजेशन है इम्प्रूवमेंट वाली, अपॉर्चुनिटी वाली, वो भी जाहिर हो जाए, लेकिन उसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन भी जो है वो भी मतलब इंडिकेट ना हो कि आपको अपनी पर्सनल, तो जैसे मैंने आपको कहा ना, शुड हैव, नीड्स टू, इस टाइप की जो लैंग्वेज है ना, वो प्रोफेशनल रिपोर्ट के अंदर यूज नहीं की जाती। The audit client always required to analyze the results of the audit, evaluate themselves for the root causes of the NCs, develop appropriate corrective actions and corrections. अब जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती है ना, मतलब आपने एक नॉन कंफर्मिटी फाइंड आउट की है, अब ये उस ऑडिट क्लाइंट का काम होता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे डिटेल से। मतलब आपने कहीं पे जैसे ऊपर हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जी सेफ्टी पॉलिसी वाज नॉट साइंड बाय द एमडी। अब ये नॉन कंफर्मिटी है, ठीक है। अब वो उस ऑडिट क्लाइंट का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये सेफ्टी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट साइन क्यों नहीं हुआ था, वजह क्या थी, ये मतलब है किस बंदे की सुस्ती है, मतलब उसको रूट कॉज डिटरमिन करे कि ये डॉक्यूमेंट अगर तैयार हुआ है, बनाया गया है, लेकिन किसने उसमें सुस्ती की है कि वो मैनेजमेंट को प्रेजेंट नहीं किया कि मैनेजमेंट उसके ऊपर साइन कर सके। तो जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती है ना, उनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना उस क्लाइंट का काम होता है, क्योंकि उन्होंने उसकी करेक्टिव एक्शन बनाने होते हैं। करेक्टिव एक्शन आप नहीं डेवलप उनको सजेस्ट करते, आप एक जनरल ओपिनियन उनको दे सकते हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि जी जो मैंने सजेस्ट किया वो हल करे इस मसले का। नो, यू हैव नो अथॉरिटी टू डिक्टेट योर क्लाइंट कि जी मेरी मर्जी के मुताबिक इस मसले को हल करें। अब देखिए, बात का कंपनी के बजट का मसला होता है, उनके इश्यूज होते हैं, अपने उन्होंने अपने टाइम से चीजें कुछ करनी होती हैं। अगर आप उनको फोर्स करेंगे जी ये चीज मिसिंग है आपकी, तो ये आप जो है ना इस तरह, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह पूरा करें। नो, आप सिर्फ ये लिखेंगे कि दिस दिस डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, ठीक है ना, दिस डॉक्यूमेंट is missing and it is against the class of this, class section of this, ठीक है जी। अ, तो इस तरह आप जो है वो उसको मतलब है कि उसमें ये चीज मेंशन करेंगे कि जो आइडेंटिफाई की है आपने चीज, उसको क्लियरली ऑब्जेक्टिवली आप वहां पे मेंशन करेंगे। अब हम आते हैं ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट की तरफ। मैं आपको ले चलता हूँ एक सैंपल की तरफ, एक टेम्पलेट की तरफ। एक कंप्रीहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट का टेम्पलेट है, आपको पता चले कि किस तरह का टेम्पलेट होता है और किस तरह तैयार किया जाता है। तो उसको हम देखते हैं जी। मैं देखता हूँ। चलिए एक सेकंड बस रुकिए, बस। एक सेकंड बस मैं आपसे शेयर कर दूं। जी एक सेकंड वेट करें, बस मैं ना सिर्फ आपसे एक वो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट शेयर करना चाह रहा हूँ। ये रहा।
अभी काइंडली मुझे जरा बताइएगा कि नई स्क्रीन आपसे शेयर हो चुकी है? अभी आवाज आपको मेरी क्लियर आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। सो जेंटलमैन, ये एक जेनेरिक ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिपोर्ट है, लेकिन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। ये मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इस तरह है कि इसमें मैक्सिमम डिटेल मेंशन की हुई है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के अंदर शामिल होती है। यानी अगर आप इसको यूज करते हैं और आपकी कंपनी का साइज छोटा है, आपका स्कोप छोटा है मैनेजमेंट सिस्टम का, तो आप इसमें से कुछ चीजें माइनस करके आप इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। बट ये है कि आप किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू का जो पेज होता है बेसिकली वो टाइटल पेज होता है। इसमें कुछ मतलब इसको जिस तरह हम कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट को लेबल किया जाता है, उसको कुछ कोड असाइन किया जाता है, ठीक है। उसका नाम और उसका साथ वर्जन वगैरह इस तरह ये मेंशन किया जाता है इसके हेडर में। ठीक है जी, ऑनर कौन है, उसका नाम मेंशन किया जाता है। स्टेटस इस रिपोर्ट का क्या है, रिलीज है या ड्राफ्टेड है या अभी इन प्रिपरेशन है, वो स्टेटस मेंशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन इसकी कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, ओपन टू पब्लिक है, ये सारा टाइटल पेज में मेंशन किया जाता है। यहाँ पे अपना लोगो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद ये टाइटल पेज ही का हिस्सा है। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, the contents of this report must not be disclosed to a third party without the agreement of the ABC client। अब ABC कंपनी है एक, जिसकी ये ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्लेमर है आपका, दिस रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एससीजी से एक्सेप्टेड ग्लोबल ने प्रिपेयर किया इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट्स एप्लीकेशन फॉर assessment by SCG। The purpose of the report is to verify the client's conformance with the management system standards or other criteria specific. The contents of this report applies only to the matters which were evident to SCG at the time of the audit within the audit scope। यानी इसमें आप एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें आप अपना आप बताते हैं कि जी ये रिपोर्ट जो है, ये जो हमारा लिमिटेड स्कोप था ये उसी से रिलेटेड है, उससे बाहर हमने कोई काम नहीं किया। और इसके कंटेंट से स्पेसिफिक टू उस मतलब उस स्कोप से बाहर नहीं है। एससीजी डज नॉट वारंट और अदरवाइज कमेंट अपॉन द सुटेबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सर्टिफिकेट और एनी पर्टिकुलर पर्पस आर यूज्ड। SCG accepts no liability whatsoever for consequences to or action taken by third party as a result or on reliance upon information contained in this report or certificate। ठीक है जी, ये एक अपनी तरफ से एक आप सर्टिफिकेट इसमें प्रेजेंट करते हैं एज एडिटर कि भाई रिपोर्ट को हमने तैयार जरूर किया है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो हमने फाइंडिंग्स दी हैं इसको अगर आप अपनी मर्जी से कोई कंट्रोल मेजर लगाते हैं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो वो आपकी सोलली आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो ऑडिटर तो वहां से जा चुके होंगे ना, ठीक है ना। लेकिन एज ए इंटरनल ऑडिटर आप ये डिस्क्लेमर नहीं देंगे, वो कोई मसला नहीं है, आप ना दें। लेकिन जब एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं तो इसका आपको एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम अपने कॉन्टेंट्स पेज के ऊपर। इसी तरह कॉन्टेंट्स में फिर इसके 5 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक ऑपरेशनल पार्ट्स जो है, बाकी 6, 7, 8 जो है नेक्सट्स हैं, जिसमें नॉन कंफर्मेबिलिटी रिपोर्ट का फॉर्मेट है, सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, सर्विलेंस प्लान। वो एक मतलब है कि इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए जो इसकी ऑपरेशनल पार्ट है वो दैट इज 5 पार्ट्स हैं। मतलब जिसमें ऑडिट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद सेकंड पार्ट में ऑडिट प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी है, थर्ड पार्ट में सिग्निफिकेंट ऑडिट ट्रेल्स फॉलोड, फोर्थ पार्ट में ऑडिट फाइंडिंग्स है, फिफ्थ पार्ट में ऑडिट कंक्लूजन्स एंड ऑडिट रिकमेंडेशंस हैं। जो कि हमारा ऑडिट का सीक्वेंस है उससे उसके मुताबिक हमने ये सारा काम मुकम्मल किया है। ठीक है जी, उनके कंटेंट्स हमने मेंशन किए हैं, उनके सब कंटेंट्स हैं उसी तरह हमने लिख लिए। आगे हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट में हमने एक लेटर मेंशन कर दिया है। इसमें मतलब आपकी तरफ से सर्टिफिकेट है ये, I have audited the management system of company ABC organization जो known me from 11th May to इतने में। The main objective of this audit was to assess if the management system has been successfully implemented and effective। यानी ये आपका एक वो कहने के एक लेटर है उस कंपनी की तरफ, एक एविडेंस है कि आपने ये काम किया है, इस दौरान में किया है।
और इस मकसद के लिए किया और इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करके किया। यूँ समझ लें कि ये एक समरी है, ये लेटर, ठीक है जी। ये रिपोर्ट में आपको फॉर्मेट भिजवाऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मेंशन कर देते हैं तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच में आता है। अगर नहीं लिख के आप ये लेटर टाइप, सर्टिफिकेट टाइप, तो इसमें कोई इशू नहीं है। असल जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसमें आप हेडर में जो है वो उसी की डिटेल आती है, कंपनी की नेम, उस क्लासिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑनर कौन है, कॉन्फिडेंशियल है, स्टेटस क्या है, अप्रूवल कौन है, मतलब बनाई हुई है रिपोर्ट एससीजी ने, सेफ सर्कल ने, अप्रूव किसने की है, एबीसी कंपनी, जिस कंपनी को ऑडिट किया गया है। अप्रूवल डेट मेंशन हुई है, वर्जन कौन सा है इसका, इससे पहले दो ऑडिट इनकी हो चुकी हैं, ये तीसरा वर्जन है। तीसरा ऑडिट है इनका, पेज मेंशन है कि उसके टोटल 19 पेजेस हैं, ठीक है। ऑडिट इंफॉर्मेशन जो पहला पार्ट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है वो मेंशन की जाएगी, मतलब कंपनी नेम, कॉन्ट्रैक्ट नंबर। अगर आप मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है, आप एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्टर नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, फोन नंबर, वेबसाइट अगर आपकी कोई है, अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उस कंपनी के एम्प्लॉयज टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद द स्कोप। एक तो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक वो है जो आपके स्कोप में है। मसलन अगर फर्ज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, उसके 10 शहरों के अंदर उनके प्लांट है, लेकिन आप एक सिटी का जो प्लांट है उसका ऑडिट कर रहे हैं। लेकिन जब आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का नंबर लिखेंगे यहाँ पे। और जब विद इन स्कोप वाला नंबर लिखेंगे तो आप उस प्लांट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनका नंबर लिखेंगे जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट मेल, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट फोन, एटसेट्रा, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब है कि मुतलका एमडी है, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका फोन, जो आपका ऑडिट क्लाइंट है, ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, बेसिकली ये उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसको थोड़ा बहुत आप अमेंड भी कर सकते हैं, इसमें बात जब आप उसकी रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स देखेंगे ना, इंफॉर्मेशन इसी तरह की होती है। टेबल चेंज होगा, उसकी थोड़ी बहुत मतलब डिटेल चेंज होगी, बट जनरली यही सारी चीजें इसमें मेंशन होती है, ठीक है। अब जिस साइट का आपने ऑडिट किया उसकी डिटेल मेंशन है, उसका एड्रेस, ठीक है, उस सिटी कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, जिप कोड कौन सा है, एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। वो अगर फर्ज करें एक से ज्यादा साइट्स हैं आपकी, तो वो तमाम साइट्स के ऊपर क्यूएमएस आप ऑडिट कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या 3 या 4 साइट्स के ऊपर जो आपके स्कोप में होता है, बेसिकली जो चीजें आपके स्कोप में होती हैं वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। टेबल देखें, 2 3 3 4 साइट्स का मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप एक ही साइट है तो जाहिर है आप एक ही साइट लिखेंगे, बाकी 2 3 4 आप छोड़ देंगे, उनको खाली छोड़ देंगे। ऑडिट इंफॉर्मेशन आगे आ जाता है पार्ट ऑडिट स्टैंडर्ड, जो कौन सा ऑडिट जो है स्टैंडर्ड जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं। आप ISO 45001 2018 यहाँ पे लिखेंगे। ऑडिट टाइप कौन सी है, कि इनिशियल ऑडिट है, या आपका पहला ऑडिट है, या रीसर्टिफिकेशन हो रही है, या सर्टिफिकेशन की, अगर सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन हो रही है तो अदर भी लिख सकते हैं। सर्वेलेंस 1, सर्वेलेंस 2। सर्वेलेंस ऑडिट भी होता है कि अगर आपने एक ऑडिट पहले कंडक्ट किया है, लेकिन दूसरा ऑडिट आपका 6 माह के बाद प्लान है, लेकिन विद इन 6 माह, 3 माह गुजरते हैं, 4 माह गुजरते हैं, आपकी मैनेजमेंट कहती है कि एक सर्वेलेंस ऑडिट करें, हमें चेक करके बताएं कि मतलब हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं सर्वेलेंस ऑडिट। और सर्वेलेंस ऑडिट एक से ज्यादा भी होते हैं, मतलब एक जो प्लान से हट के ऑडिट आप करते हैं उसको हम सर्वेलेंस ऑडिट कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऑडिट किसी वक्त भी मैनेजमेंट की तरफ से आपको कहा जा सकता है कि आप सर्वेलेंस ऑडिट करें, और सर्वेलेंस ऑडिट के अंदर भी सारी प्रैक्टिस यही होगी जो नॉर्मल ऑडिट की प्रैक्टिस होती है। डेट ऑफ ऑडिट, ड्यूरेशन, ऑडिट टीम लीडर, एडिशनल टीम मेंबर्स, एडिशनल अटेंडेes एंड रोल, साइट ऑडिटेड, ठीक है जी। जो साइट ऑडिट आपने की है, जिस तरह ये वाला टेबल बना हुआ है उसका एड्रेस सिटी वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब अगेन आप उस साइट का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ना भी करें ये खाना छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज द ऑडिट स्कोप, ठीक है जी। सर्टिफिकेशन ऑडिट स्कोप, ऑडिट स्कोप में आप ये लिखेंगे जी
आपका आप चूंकि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट कर रहे हैं, तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उस फर्म के साथ जिनका आपने ऑडिट करना है, उन्होंने आपको बताया जी कि आप हमारा आधी फैक्ट्री का ऑडिट करें, आधी का आधी ना करें। मतलब हमारे 10 डिपार्टमेंट हैं, तो हम पहली प्रायोरिटी में जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑडिट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो इसलिए स्टैंडर्ड को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये यहाँ पे फंक्शनल है, बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें ये सिस्टम फंक्शनल नहीं है, तो इसलिए आप इन्हीं डिपार्टमेंट का ऑडिट आप करेंगे। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट के नेम आप इसमें मेंशन करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ पे स्कोप में मेंशन करेंगे, और कितने दिन में आपने वो ऑडिट करना है, 3 दिन में, 5 दिन में, वो भी आप मेंशन करेंगे। स्कोप वो होता है जो बाउंड्री होती है आपकी, जिससे आप बाहर नहीं जा सकते, यानी वो लिमिट होती है, वो एक्सटेंड होती है जिससे बाहर नहीं जा सकते। बात ये भी होता है, मैं आपको कहूँ, ये भी कंडीशन होती है कि मसलन फर्ज करें आपकी मैनेजमेंट प्रिपरेशन कर रही है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, आपको वो टास्क देते हैं इंटरनल ऑडिटर के, आप जो है पहला जो ऑडिट है इनिशियल ऑडिट परफॉर्म करें, लेकिन सिर्फ क्लास 4, 5 और 6 का ऑडिट करें, बाकी क्लॉजेस को अभी आप ना छेड़ें। ठीक है ना, 7, 8, 9 को आप रहने दें, सिर्फ क्लास 4, 5 और 6 का करना। तो फिर आपका स्कोप क्या होगा, फिर आप लिखेंगे कि इस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लॉज 4, उसकी एसोसिएटेड सब क्लासेस, क्लास 5 उसकी एसोसिएटेड सब क्लासेस, और क्लास 7 उसकी एसोसिएटेड सब क्लासेस, ये अपने स्कोप में मेंशन करेंगे कि मैं अभी इसका ऑडिट करूंगा। तो ये सिचुएशन भी होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है ना आपका, जो मतलब आपकी सर्टिफिकेशन के लिए होता है, उसमें ये सिचुएशन नहीं होती। जी क्वेश्चन समान की SOA से आपका क्या मुराद है, पहले एक्सप्लेन करें जरा। स्कोप ऑफ ऑडिट, यही कहना चाह रहे हैं ना जी, स्कोप ऑफ ऑडिट। नहीं सर, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यस, मतलब है कि आप उसको इससे मतलब है कि वर्ड में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली तो स्कोप इसको आपके कहते हैं। सर्टिफिकेट पे जो, जी, वो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ना कि आपने ये स्कोप अप्रूव करवाया है, पर वो हाँ हाँ हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल ऑफ बिल्कुल एप्लीकेबिलिटी वर्जन लाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी बेसिकली हम प्लानिंग फेज में कर लेते हैं, क्योंकि आप जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं, उससे आप वो अप्रूव कराते हैं अपना स्कोप। पहले मतलब स्कोप भी बेसिकली आपको क्लाइंट ही देता है, आप खुद से डिटरमिन नहीं करते। आपको क्लाइंट ही स्कोप बताता है कि जी ये मेरा एरिया है जिसका आपने ऑडिट करना है। ठीक है, तो वो जाहिर है उसने आपके जिन्होंने ऑडिट करवाना है, जो ऑडिटिंग है आपका, जो ऑडिट क्लाइंट है आपका, वो जब उसने दिया होगा तो वो खुद भी कर देंगे उसको। ठीक है ना, आप उनके कार्य करते हैं जब कर दीजिए। ये कहीं जरा माइक ऑफ कर दीजिए जरा, मुझसे बात आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है। अच्छा, तो ऑडिट स्कोप आपने मेंशन कर दिया जी, डेट एंड वर्जन ऑफ द स्कोप स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा डिटेल से चीजें मेंशन की है। सिंपली आप सिर्फ सर्टिफिकेशन ऑडिट स्कोप भी मेंशन करते हैं, या सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम स्कोप यहाँ पे लिख सकते हैं। हैज स्कोप चेंज सिंस लास्ट ऑडिट, ये चीजें एडिशनल बीच में इंफॉर्मेशन के लिए ऐड की हुई है। मैंने आपको बताया ना कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनी हुई है, तो इसमें एडिशनल चीजें हैं जो आपको मजीद वो डिटेल मेंशन करने के लिए मेंशन हुई हैं। अगर आपका स्कोप लिमिटेड है, छोटा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी स्किप हो जाएंगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो स्किप नहीं होंगे। जैसे मतलब आपने स्कोप लिखना है, या मतलब आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, या मतलब ऑडिट की इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। ठीक है, इसमें आप जो मेन चीजें हैं, ऑडिट टाइप, डेट ऑफ ऑडिट, ड्यूरेशन, ये आप स्किप नहीं कर सकते। तो जो गैर जरूरी चीजें हैं, अगर मसलन आपका स्कोप लिमिटेड है, तो उसमें कुछ चीजें आप माइनस कर सकते हैं इसमें से, मतलब आप लेकिन जरूरी चीजें जो है उनको आप नहीं छोड़ सकते। मतलब स्कोप ऑफ द ऑडिट मस्ट आपने मेंशन करना है।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है ऑडिट प्रिपरेशन विद मेथोडोलॉजी। ये भी आप अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं ताकि उस क्लाइंट को